Yes, students, today we are going to discuss Unit 4 of Class 11 Physical Education and Sports for Children with Special Need. इस यूनिट के अंदर हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. सेकेंड टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिंग स्पोर्ट्स. थर्ड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड द फोर्थ टॉपिक इज रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. तो इस यूनिट के अंदर ये 4 टॉपिक रहेंगे. इनके सब टॉपिक जो है वो आगे हम पढ़ेंगे जब उनका नंबर आएगा. तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं इस यूनिट का जो हेडिंग है उससे. जैसे कि हेडिंग है गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड. तो हम ये जानेंगे हु आर द चिल्ड्रन हु हैव नीडेड स्पेशल program of physical education. So students, these are those students or those childs who do not act or perform like a common child due to non-functional body parts. These students are known as children with special need or you can say दिव्यांग. आप अपने आसपास जो है देखते होंगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल की बच्चों की तरह ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना लिख सकते हैं और बहुत सारी और भी डिफॉर्मिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ जो है बच्चों के अंदर आप देखते होंगे. तो ये बच्चे जो है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी या फिर दिव्यांग की कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो अभी जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है इससे पहले इन बच्चों को हैंडीकैप या फिर डिसेबल्ड के नाम से जाना जाता था. 1980 में जो है हैंडीकैप या डिसेबल्ड का अल्टरनेटिव दिया गया डिफरेंटली एबल्ड. इसका मतलब होता है वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर डिफरेंटली एबल्ड. इसका मतलब क्या है कि ये वो बच्चे होते हैं, ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छे से देख ना सकते हों लेकिन वो म्यूज़िक में अच्छा कर पाएँ या फिर वो और किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. तो इसलिए उनको डिफरेंटली एबल्ड का नाम दिया गया. उसके बाद हम दिव्यांग की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो डिसेबल्ड होते थे उनको जो है विकलांग के नाम से जाना जाता था. नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक मन की बात में उन्होंने जो विकलांग बच्चे थे उनको दिव्यांग का नाम दिया गया. दिव्यांग का मतलब होता है वन विद डिवाइन बॉडी. तो ये नाम इसलिए इन बच्चों को दिए गए क्योंकि ये बच्चे जो है कुछ पॉजिटिव फील कर सके, उनके अंदर पॉजिटिव जो है वो वाइब्रेशंस आए, उनको ऐसा ना लगे कि हम कुछ कर नहीं सकते. तो ये वो बच्चे होते हैं जो कि हो सकता है किसी एक काम को अच्छे से ना कर पाएँ. जैसे कोई बच्चा है उसकी लेग्स नहीं हैं तो हो सकता है वो रनिंग बहुत अच्छी ना कर पाता हो, लेकिन हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, सिंगिंग में बहुत अच्छा हो, ड्राइंग में बहुत अच्छा हो. तो इसलिए उन बच्चों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जितनी नॉर्मल बच्चों को दी जा. डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं या दिव्यांग जो बच्चे हैं दे हैव आल्सो राइट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और टू डेवलप देयर एबिलिटीज़. तो स्कूलों के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं. ऐसे ही फिज़िकल एजुकेशन टीचर जो है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे स्कूल के अंदर जिसमें कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, वो भी जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ. तो इसके लिए बहुत सारे नाम जो है वो सजेस्ट किए गए कि इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाए.
जो कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए जो फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाएं। तो आफर ने जो है बहुत सारे एक सर्वे किया और उसमें बहुत सारे सजेशन आए और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टर्म जो आई दैट इज़ द एडेप्टेड फिज़िकल एजुकेशन। सो अब जो है जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन प्रोग्राम्स को हम जो है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। मीनिंग ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। Adapted or adaptive physical education basically diversified or modified program of games and sports for the students of differently abled according to their interest। ये वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बच्चों की अपने इंटरेस्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको डाइवर्सिफाइड कर दिया जाता है ताकि उस गेम को बच्चे अपने अकॉर्डिंग खेल सकें, परफॉर्म कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा ब्लाइंड क्रिकेट, तो इसमें क्रिकेट में सिर्फ ब्लाइंड बच्चे ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें जो क्रिकेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। जो बॉल है, बैट है, वो साउंड क्रिएट करने वाले जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम जो है वो फिज़िकल एजुकेशन के उन स्पेशल बच्चों के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में दूसरे बच्चों की तरह। उसके बाद है एम्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का एडेप्टर स्पेशल जो बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए भी सेम वही एम है जो फिजिकल एजुकेशन का एम है, टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे भी वही है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना जो है वो एम है एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का, टू प्रोवाइड देम द इक्वल अपॉर्चुनिटी एज द कॉमन चिल्ड्रन, एज द नॉर्मल चिल्ड्रन। And so this is the aim of the adapted physical education. Next is objectives of physical education. जैसे कि एम तो एक ही होता है, तो ऐसे ही एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का एम तो एक ही है कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिवेल्प करना और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की। इस तक पहुंचने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं स्टेप्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब है स्टेप जो उस एम तक पहुंचाते हो। तो ऐसे ही जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड, कि जो बच्चा है उसको जो सर्विस दी जाए उसकी नीड के अकॉर्डिंग दी जाए, कि जैसी उसको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग ही उसको सर्विस प्रोवाइड की जाए। जिस तरह की वो खेलना पसंद करता हो, जिस तरह की वो गेम खेल सकता हो, उसी तरह के प्रोग्राम जो है उस बच्चे के लिए बनाए जाएं। दूसरा है मोटिवेट ईच एंड एवरी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हर वो बच्चा जो डिफरेंटली एबल्ड है उसको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए ताकि वो बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एट्सेट्रा। तो उनकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है आपका इन्हांस सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इन्हांस किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको डीमोटिवेट ना किया जाए। वो जितना ज़्यादा हम उसको मोटिवेट करेंगे उतना ही उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। देन अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिस भी वो गेम को वो खेल रहा है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वो समझ पाए ताकि उस गेम को वो अच्छे से
खेल पाए। देन इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, वो अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। जैसे जिस भी क्लास का वो बच्चा है वो अपने क्लासमेट्स को अच्छे से एडजस्ट कर पाए, उनके साथ जो है बातचीत कर पाए, अपनी बात को शेयर कर पाए, उसको ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए। देन इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की जो फिजिकल फिटनेस है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के। तो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या होने चाहिए जब भी हम कोई गेम या स्पोर्ट्स को उन बच्चों के अकॉर्डिंग बनाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा बच्चा जो है वो किस गेम को किस तरह से खेल सकता है। तो पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर किस तरह की जो है डिसेबिलिटी है, ताकि जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स के वो उस तरह से मॉडिफाइड किए जाएं, डाइवर्सिफाइड किए जाएं। सेकंड है इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। थर्ड इज एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स। जब भी हम कोई प्रोग्राम करवाते हैं गेम्स का, जिस भी गेम को हम खिला रहे हैं तो उसके हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए जिसको वो बच्चा इजीली या कंफर्टेबली खेल सके। नेक्स्ट है प्रॉपर एनवायरनमेंट। उस बच्चे को खेलने का प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस बच्चे को खिला रहे हैं और आसपास के बाकी बच्चे जो हैं वो उसका थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, उससे जो है वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाएगा। तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट भी दिया जाना चाहिए जिससे कि वो गेम में हिस्सा लेकर अपने आप पे प्राउड फील करे। लास्ट स्टेप है हमारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज अटैक। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी बच्चों को बताना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों को दी जानी चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टेड स्पोर्ट्स। मेनली स्टूडेंट्स, देयर आर 3 organizations which promote the adaptive sports, and these organizations are Special Olympic Bharat number 1, number 2 is Paralympics, and number 3 is Deaf Olympics. So students, first is our Special Olympic Bharat. Special Olympic Bharat is a movement that uses sports as a catalyst to change the lives of children and adults with intellectual disabilities or mentally challenged person. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनके लिए ये स्पोर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कौन से होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जिनको थिंकिंग डिफ़िकल्टी होती है या फिर मेमोराइज करने की डिफ़िकल्टी होती है। ये बच्चे चीज़ों को जल्दी से याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, ये याद करने के लिए इनको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बच्चे दिमागी रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए स्पोर्ट्स कंडक्ट करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज founded in 1987 with the name of Special Olympic India, but it converted into Special Olympic Bharat in 2001. तो 2001 में इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। और दिस स्पेशल ओलंपिक भारत जो है it is recognized by the government of India and it is affiliated with the Special International Olympic Committee. तो SIOC के नाम से इसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब है स्पेशल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दिस स्पेशल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज स्टार्टेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA सिस्टर यूनाइस कैनेडी श्राइबर। क्या नाम है उसका? यूनाइस कैनेडी श्राइबर। ये कौन थी? USA के प्रेसिडेंट थे, उनकी बहन थी ये। तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था सबसे पहले, बिकॉज शी बिलीव्स दैट इफ इक्वल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द intellectual disabled person, then that person will
अचीव बेटर देन द नॉर्मल पर्सन। वो ऐसा विश्वास करती थी कि इन बच्चों के ऊपर अगर काम किया जाए, इनको अगर जो है इनके ऊपर मेहनत की जाए तो ये बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सबसे पहला जो इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक हुआ था, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1968 इन शिकागो। तो इसमें हमने पढ़ा कि स्पेशल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो यूनाइस कैनेडी द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये पहला जो स्पेशल ओलंपिक कमेटी ने जो पहला इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वो किया था 1968 में शिकागो में। हमारे इंडिया में 1987 में जो है ये पहली बार जो है इसको लाया गया। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कंडक्ट किए गए, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे, स्पेशल ओलंपिक इंडिया, और अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत। ये किन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कौन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या फिर मेंटली रिटार्डेड। कौन होते हैं? नो नेक्स्ट इज विजन ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का विजन जो है दैट इज टू प्रोवाइड चांस टू मेंटली रिटार्डेड पर्सन और पर्सन विद डिसेबिलिटी टू बिकम यूजफुल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन, ताकि उन बच्चों को जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन है उनको यूजफुल सिटीजन जो है वो बनाया जाए, ये इसका विजन है। एंड नेक्स्ट इज द एम ऑफ द स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का जो मेन एम है टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल इन बच्चों के लिए बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएं, इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए स्पोर्ट्स की, ताकि जब ये हायर लेवल पे जाएं तो ये जो है अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर सकें। देन नेक्स्ट इज द oath of the Special Olympic Bharat. The oath is let me win. If I cannot win, let me brave in the attempt. This is the oath. इसका क्या मतलब है? Let me win, मुझे जीतने दो, मैं खेलूंगा तो मैं जीतूंगा। But if I cannot win, अगर मैं नहीं भी जीतता, लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, मुझे कम से कम अटेम्प्ट तो करने दो ताकि मैं ब्रेव हो सकूं। तो दिस इज द ओथ ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। नेक्स्ट इज द सिंबल। जो सिंबल है वो सिंपल जो है स्टिक फिगर जो है इसका सिंबल है, और जो लोगो है, लोगो का सिंबल जो है वो ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और जॉय का है। नेक्स्ट इज द अचीवमेंट। तो स्पेशल ओलंपिक भारत में हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो अगर 3 लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल एशियन पैसिफिक गेम्स के लेवल पे। तो नेशनल जो गेम्स हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर जो हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। हमारे इंडिया के अलग अलग जगहों पे से बच्चे आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड और पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल गेम्स। इंटरनेशनल गेम्स में बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बच्चे लेकर आते हैं। और ऐसे ही रीजनल एशियन पैसिफिक गेम्स में भी बच्चे जो है बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स इज अ major international multi-sports event for the athlete with various disability or with a range of disabilities। इस इवेंट के अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटी होती हैं। बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ जो है इसके अंडर आती हैं, जैसे किसी को विजन इम्पेयरमेंट्स है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स है, किसी को लेग लेंथ की प्रॉब्लम है, किसी की लेग्स नहीं है, ब्लाइंड हैं। तो वो सारे एथलीट जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो दिस पैरालंपिक इज पैरेलल टू ओलंपिक्स। पैरालंपिक्स का मतलब यही है कि पैरेलल टू ओलंपिक्स, ये ओलंपिक्स के पैरेलल है और ये हर 4 साल में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो फर्स्ट पैरालंपिक्स है दैट वाज हेल्ड इन रोम इन 1960। तो जो इंटरनेशनल, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है पैरालंपिक्स को? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसे ओलंपिक्स को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है, ऐसे ही पैरालंपिक्स को इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। जितने भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको ऑर्गेनाइज करना सारे इवेंट, ये सारा काम जो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का काम होता है। और इस इंटरनेशनल पैरालंपिक का जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज इन बोन। बोन जो है वो जर्मनी में के अंदर है। उसके बाद आता है मोटो। पैरालंपिक का जो मोटो है दैट इज द स्पिरिट इन मोशन। तो स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स। नेक्स्ट है हमारा सिंबल। सिंबल जो पैरालंपिक्स का जो मेन सिंबल है, इसमें 3 कलर है मेन, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन 3 कलर इसलिए हैं कि मेनली ये तीनों कलर सभी देशों के फ्लैग के अंदर जो है वो होते, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी ना किसी इन तीनों में से कोई ना कोई कलर जरूर किसी ना मतलब देशों के फ्लैग के अंदर होता है, इसलिए ये 3 कलर जो है इसके अंदर जो है वो रखे गए हैं। और फर्स्ट टाइम जो है वो पैरालंपिक्स जो फ्लैग है जो होस्ट हुआ था वो हुआ था 2006 के अंदर इटली में। और उसके बाद है हमारा पैरालंपिक फ्लैग। पैरालंपिक का जो फ्लैग है वो मेनली वाइट कलर का ही है, वाइट, और उसके बीच में जो पैरालंपिक का जो सिंबल है वो उसके सेंटर में आ जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि इसके सिंबल में 3 कलर हैं, तो वो जो सिंबल है वो जो फ्लैग है वाइट कलर का उसका बेस होता है और उसके बीच में इसका सिंबल जो है वो लगाया जाता है। द नेक्स्ट इज पैरालंपिक टॉर्च एंड फ्लेम। तो जैसे ओलंपिक्स के अंदर टॉर्च की बहुत इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही पैरालंपिक्स में भी टॉर्च की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो टॉर्च है उसको मैंडेविल जो एक विलेज है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से इस टॉर्च को लाया जाता है, क्योंकि ये जो विलेज है ये इंस्पिरेशन है पैरालंपिक्स गेम्स का। तो वहाँ से इस टॉर्च को लिट किया जाता है और वहाँ से इस टॉर्च को लाकर जहाँ पे ओलंपिक्स गेम, पैरालंपिक गेम हो रहे होते हैं वहाँ पे इस टॉर्च को लाया जाता है। और फिर जिस दिन ओपनिंग होती है उस दिन इस टॉर्च को वहाँ पे जलाया जाता है और इस टॉर्च को लास्ट दिन तक, क्लोजिंग सेरेमनी तक जो है इस जो अपनी टॉर्च है उसको जलाया जाता है। और जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो इसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी पैरालंपिक्स ओथ। तो ओथ जो है जैसे ओलंपिक्स के अंदर ओथ होती है वैसे ही इसके अंदर भी ओथ जो है वो ली जाती है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सभी आते हैं और वहाँ पर ओथ लेते हैं। ये इस ओथ को आप जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, तो इसको आप जो है लिंक पर मैंने नोट्स दे रखे हैं, उन नोट्स पे आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। तो नेक्स्ट है आपका ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, सभी जो खिलाड़ी हैं सभी देशों के वो ग्राउंड के अंदर आते हैं। वो सभी खिलाड़ी जो है अल्फाबेटिकली ग्राउंड के अंदर एंटर करते हैं और जो होस्ट कंट्री होती है उसके प्लेयर जो हैं वो लास्ट में जो है वो आते हैं। और जो होस्ट कंट्री है उसका फ्लैग जो है वो होस्ट किया जाता है, उनका जो है एंथम होता है वहाँ पर, और उसके बाद सभी देशों के जो खिलाड़ी हैं वो मार्च पास्ट करते हैं। होस्ट कंट्री के जो खिलाड़ी हैं वो लास्ट में मार्च पास्ट करते हैं और इस तरह से सभी मार्च पास्ट करते हैं। और उसके बाद होस्ट कंट्री जो है अपना एक कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करती है और लास्ट में जो है जो फ्लेम है उसको जलाया जाता है और उस
फ्लेम के बाद जो है फॉर्मली जो है ओपनिंग के लिए जो है वो बोला जाता है कि पैरालंपिक गेम जो है ओपन हो गया। तो इस तरह से ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग सेरेमनी। तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भी जितने भी देशों के खिलाड़ी हैं वो सभी वहाँ पे ग्राउंड में आते हैं, एंटर करते हैं, और जो पैरालंपिक्स का फ्लैग है उसको जो है नीचे उतारा जाता है, ऑफ किया जाता है उसको, और उसके बाद जो फ्लेम है उसको भी एक्सटिंग्विश किया जाता है, और लास्ट में कल्चरल प्रोग्राम के साथ जो है क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो की जाती है। जो भी बच्चे पैरालंपिक्स में जिनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आती है उन बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल के द्वारा उनको अवॉर्डेड किया जाता है। और लास्ट में है आपका वैल्यूज़ डेवलप थ्रू पैरालंपिक्स। तो जो भी बच्चे पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर जो है मेनली 4 वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, एंड दीज 4 वैल्यूज़ आर करेज, डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी एंड रोल मॉडल। सो डेफिनेटली जब जो भी बच्चे पैरालंपिक्स में जाते हैं तो उनके अंदर ये वैल्यूज डेवलप्ड होती इज डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स मीन्स द गेम्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डेफ एथलीट्स और द डेफ पीपल। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो गेम्स हैं ये डेफ लोगों के लिए है। डेफ मतलब जो बहरे होते हैं, जिनको सुनाई जो है वो नहीं देता या फिर बहुत ही कम सुनाई देता है, तो उन लोगों के लिए ये गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पहले इन गेम्स को जो है इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ के नाम से जो है जाना जाता था। उसके बाद ये चेंज हो गया और डेफ ओलंपिक्स जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। और ये जो गेम्स हैं इनको जो ऑर्गेनाइज करता है वो इंटरनेशनल कमेटी फॉर डेफ जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। और इस इवेंट के अंदर, इन गेम्स के अंदर जो है वो साउंड का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे एथलीट को जब गेम करवाए जाते हैं तो उस पर उनको जो भी कमांड दी जाती है तो उस कमांड को जो है साउंड के द्वारा नहीं दिया जाता। जैसे किसी को स्टार्ट देना है या किसी को कोई सिग्नल देना है तो वो सिग्नल विसल के द्वारा नहीं दिया जाता, ना किसी साउंड के द्वारा दिया जाता है, बल्कि इसके लिए जो है वो अलग से कोई भी कपड़ा वगैरह या फ्लैग वगैरह जो है वो लेकर उनको इशारे से जो है वो सिग्नल समझाया जाता है, क्योंकि वो किसी भी सिग्नल को सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए डिफरेंट किसी फ्लैग वगैरह का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स इस डेफ ओलंपिक्स में जो फर्स्ट टाइम है वो पेरिस में 1925 में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद जो विंटर ओलंपिक्स है वो 1949 में जो है फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट टाइम इसमें नियर अबाउट 148 पार्टिसिपेंट ने ही पार्टिसिपेट किया था, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम द नंबर ऑफ participation is increased, and now from various countries players or athletes came and participate in this event, and this event is organized after every 4 years. Next नो स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो हेयरिंग लॉस है दैट शुड बी एटलीस्ट 55 डेसिबल्स जो है वो हेयरिंग लॉस होना चाहिए। और उसके बाद है आपका डेफ ओलंपिक्स का आइडियल। तो डेफ ओलंपिक्स का आइडियल है पर लूडोस इक्वालिटीज़। तो पर लूडोस इक्वालिटीज इज द आइडियल ऑफ डेफ ओलंपिक्स। एंड नेक्स्ट इज द सिंबल। तो सिंबल जो है डेफ ओलंपिक्स का उसके अंदर क्या है कि हैंड शेप है, ओके, गुड एंड ग्रेट, दैट ओवरलैप ईच अदर इन ए circle. Next topic is concept of inclusion. Inclusion means to include. So this word inclusion is used in the field of education, and that's why it is called inclusive education. So this inclusive education is a new approach towards educating the normal child and special child together. So in this education system, the child who have some disabilities or some learning difficulties learn with the child who is normal
and they will learn together in the same class under the same roof. तो वो बच्चे जो है जो एबनॉर्मल बच्चे हैं, जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ है, वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, ताकि वो बच्चे जो है अपने आप को इस सोसाइटी से अलग ना समझे और उनके साथ जो है अपने आप को ग्रूम कर पाएँ। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये स्पेशल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए दी जाती है, जैसे कोई ब्लाइंड है तो ब्लाइंड स्कूल होते हैं, जहाँ डेफ एंड डम्ब वालों के स्कूल होते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी होते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसे सिस्टम को रिजेक्ट करता है। वो ये मानता है कि जो बच्चे एक साथ सोसाइटी में अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो उन बच्चों को भी सोसाइटी का एक पार्ट मानना चाहिए और उनको वो सारी सुविधाएं जो नॉर्मल बच्चों को दी जाती हैं उनको भी दी जानी चाहिए, और को नॉर्मल बच्चों के साथ ही जो है उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं नीड ऑफ इंक्लूजन। ये जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसी कुछ रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के आधार पर ये फाइंड आउट हुआ है कि अगर हम एबनॉर्मल बच्चों को, जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा डिवेल्प होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप सोशल स्किल। तो इसके अंदर क्या है कि अगर जो बच्चे डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनकी जो सोशल स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल है, सोसाइटी में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे दूसरों के साथ रिलेशन बिल्डअप करने हैं, कैसे दूसरों की हेल्प करनी है, ये सारे जो सोशल स्किल्स हैं ये भी बच्चों के अंदर जो है वो डिवेल्प होते हैं जब वो एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज द एकेडमिक लेवल। तो इस पर भी रिसर्च हुई है कुछ, और ये डाटा फाइंड आउट हुआ है कि अगर जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेट किया जाए और उनको सेम फैसिलिटीज़ दी जाए तो जो एबनॉर्मल बच्चे हैं वो एजुकेशन में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेटर सेंसिटिविटी। ग्रेटर सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो बच्चे नॉर्मल हैं, जब वो एबनॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है। उनको ये महसूस होता है कि उन बच्चों को कौन से वर्ड जो हैं वो हार्श लगते हैं, किन शब्दों से उनको गुस्सा आता है, कौन सी बातें जो है उनको पसंद नहीं है। तो इस तरह से वो उनकी जो फीलिंग को समझ पाते हैं और इस तरह से उनके अंदर कुछ सेंसिटिविटी डेवलप होती है। तो फिर वो जब सोसाइटी में उन बच्चों के साथ रहते हैं तो उनके साथ अलग सा व्यवहार नहीं करते, उनको अलग नज़र से नहीं देखते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं जब वो थोड़े से डिसेबल्ड बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो वो ये पाते हैं कि उन बच्चों के पास अगर कोई वीकनेस है, जैसे कोई बच्चा है अगर वो थोड़ा सा ऊंचा सुनता है तो उसको सुनाई कम देता है या फिर नहीं सुनाई देता, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है या ड्राइंग में बहुत अच्छा है या खेल में बहुत अच्छा है, तो उन बच्चों को ये पता चलता है कि अगर उसकी कोई वीकनेस है तो उसके साथ उसकी कोई स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि ऐसा हम सोसाइटी में देखते भी हैं कि हर बच्चे के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती हैं और कुछ वीकनेस होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। Implementation means how to plan or what are the methods to implement this program of इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमारी कंट्री में जो है बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में जो बच्चे हैं डिसेबल्ड हैं या जिनको कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उन बच्चों
को उनका राइट देना जो है वो ज़रूरी है कि दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज लाइक द normal child, because they are also human being and also the part of this society. हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे ग्राम बेल हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, या फिर जो है एल्वा एडिसन हैं। इनको कुछ ना कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है अपने अपने जो वर्किंग फील्ड थे उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया, और आज जो है उनका नाम जो है कितने प्राउड के साथ लोग लेते हैं, ये सबको पता ही है। तो ये बच्चे उनमें से हो सकते हैं, आगे जाकर इनमें से कोई आइंस्टाइन बन सकता है या थॉमस एल्वा एडिसन जो है वो बन सकता है। तो इन बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, पढ़ने में हो, खेलने में हो, या फिर किसी और भी सेक्टर के अंदर हो। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, RT इज़ टू बी मेड इफ़ेक्टिव। RT मतलब राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए जितने भी स्कूल्स हैं उनको जो है इसके बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स जो है वो करवाए जाने चाहिए, ताकि वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको गाइडेंस मिल सके कि किस तरह से इन बच्चों के साथ जो है वो उनको वर्किंग करनी है। नेक्स्ट इज टीचर्स आर टू बी ट्रेन्ड वेल। तो स्कूलों के अंदर जो भी टीचर हैं वो डिसेबल्ड बच्चों के साथ किस तरह से काम करें, उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेरेंट शुड बी इन्वॉल्व्ड। तो जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जो भी स्कूल की मैनेजमेंट है उसके अंदर, या जो पेरेंट्स ग्रुप है उसके अंदर, ताकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बता सकें और उन डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए स्कूल के अंदर। द नेक्स्ट इज ट्रीटेड इक्वली टू नॉर्मल चाइल्ड। जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीटेड किया जाए, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए ये कहकर कि ये बेचारा है, इससे ढंग से चला नहीं जाता। उन बच्चों के साथ कुछ भी किसी भी तरह की अलग से सिंपैथी ना दिखाएं, क्योंकि अलग से सिंपैथी दिखाने में उनको ये फील होगा कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड। ऐसे बच्चों को जो है उनको दूसरे बच्चों के बराबर ही ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट इज सूटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम। जब भी बच्चों का एग्जामिनेशन लिया जाता है, नॉर्मल बच्चों का और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का, तो उस जो सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सीट सिस्टम है, तो वो ऐसा हो कि दोनों बच्चों के लिए, चाहे नॉर्मल है या डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, तो दोनों के हिसाब का जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फैमिलीज़, कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनकी फैमिलीज़ और जो बच्चे नॉर्मल हैं उनकी फैमिलीज़, इन दोनों के बीच में आपस में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि ये बच्चे एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएँ, एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, एक दूसरे को वो कोऑपरेट कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। तो ये एजुकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा एक मेथड से नहीं सीख पा रहा तो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए दूसरा मेथड जो है उसको यूज़ में लाया जाए, ताकि उस बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको रिमूव किया जाए। देन लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ डिसेबल्ड बच्चों को रिक्वायर्ड हैं उन सभी फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है उनकी नीड को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है वो अलग अलग रोल जो है अपना प्ले करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ स्कूल काउंसलर। तो स्कूल जो काउंसलर का मतलब है
टू गिव एडवाइस। तो जो स्कूल काउंसिल होता है वो बच्चों को एडवाइस देता है, उनकी हेल्प करता है या फिर उनको गाइडेंस देता है कि कैसे उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कम किया जाए या उसकी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म किया जाए। तो वो उनकी बात सुनते हैं और उस आधार पर जो है वो कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को उसका जो है एडवाइस दी जाए उस पर्टिकुलर रीज़न की। और उसके साथ साथ जो है ये स्कूल काउंसलर जो है जो बच्चे जिस भी टीचर या फिर स्कूल के जो जितने भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन स्कूल एम्प्लॉयज़ जो हैं उन सब के साथ जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ किस तरह से काम किया जाए। नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का जो मेन काम है वो है कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनकी लाइफ स्किल को इम्प्रूव करना। जैसे कि हमारी लाइफ स्किल के अंदर खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, ये जो है डेली नीड्स हैं हमारी, तो इनको कैसे वो फुलफिल कर सकें उनको ये उनकी जो है एजुकेशन देते हैं मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। एंड नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन टीचर। फिज़िकल एजुकेशन टीचर का स्कूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो है वो ऐसे गेम्स कंडक्ट करे कि ताकि वो बच्चा कंफर्टेबली उस गेम को अपने अकॉर्डिंग खेल सके, ताकि उस बच्चे की जो है फिज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव किया जाए, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस जो है वो डेवलप की जाए, ताकि वो भी बच्चा जो है लाइफ में किसी भी स्किल में पीछे ना रहे। नेक्स्ट इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि बच्चे के अगर किसी पोस्चर के अंदर प्रॉब्लम है या कोई डिसेबिलिटी है तो उसको ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। जैसे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मसाज के द्वारा या फिर एक्सरसाइज के द्वारा या बहुत सारी मूवमेंट, अलग अलग तरह की मूवमेंट करके उस बच्चे की जो डिसेबिलिटी है या फिर उसकी जो पोस्चर प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट का मतलब है कि जो बोलने में हेल्पफुल करते हैं। ये स्पीच थेरेपिस्ट ज़्यादा जो है जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं या फिर बहुत कम बोल पाते हैं, उनको बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो बच्चों को बोलना सिखाते हैं कि वो कम से कम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मांग सकें। और कुछ को तो बहुत नॉर्मल भी प्रॉब्लम होती है बोलने की, कई बार बीच में जो है वो शब्द खा जाते हैं, तो उनकी वो स्पीच के ऊपर काम करते हैं ताकि उनकी स्पीच को इम्प्रूव किया जाए। एंड लास्ट इज़ स्पेशल एजुकेटर। जो स्पेशल एजुकेटर है वो डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में कहीं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो वो कैसे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करे। इसके लिए जो वो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को वो क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे को जो है एकेडमिक में सफ़र ना करना पड़े, उसकी एकेडमिक जो है वो इम्प्रूव हो सके।